हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर आएगा वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो सो फार एज दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज कंसर्न, इसको हम शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो फटाफट से आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड हम करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कहेंगे, ठीक है। तो क्या है ये वीबीटी, क्या है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इससे पहले जो हमने पढ़ा था लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो लेविस कॉन्सेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो लेविस कॉन्सेप्ट को के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक दूसरी थ्योरी वजूद में आई जिसका नाम जो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। तो किसने दी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 बेटा। सबसे पहले ये आप याद रखेंगे कि हिटलर एंड लंदन ने इसको 1927 में दिया था, बट वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1932। लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, डेवलप किया गया, मॉडिफाई किया गया, ठीक है नहीं, 1932 में पॉलिंग और स्लेटर जैसे साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, यानी हम बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप। देखो बेटा, पीछे हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में, वहां पे हमने सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की ही फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना है कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मैन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होगी जरूर, लेकिन वो होगी पार्शियल ओवरलैप होगी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपोजिट स्पिन किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान करेंगे कि बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आपको मैं आप बताते चलूं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ overlapping there are two kinds or types of bond, one is sigma bond or another is pi bond, या आप ऐसे बोल सकते हो sigma overlapping और pi overlapping, ठीक है। जिसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी पाई वाली बॉन्ड को कहते हैं और सिग्मा वाले को हम कहते हैं हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैप। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कि कौन सा बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा यहाँ पर, तो वह डिपेंड करेगा कि जिस वाले बॉन्ड में ओवरलैपिंग का रीजन ज़्यादा है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जहाँ पे ज़्यादा है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज what does this extent of overlapping mean? It means that greater the overlapping, stronger is the covalent bond and vice versa. Greater overlapping का मतलब मैंने पहले बता दिया कि जितना रीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैपिंग में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा जो है वो आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मानी जाएगी। और जितनी कम जो है फिर आपका बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो जितना ओवरलैप रीजन उनके पास कम आएगा, उतनी उनकी पास बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ बनेगी वो कम बनेगी। यानी कुल मिला के आप ये बात याद रख लीजिए यहाँ पर कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ओवरलैपिंग कम तो स्ट्रॉन्ग भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होगी, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बेटा। तो एग्जांपल्स में मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। देखो बेटा, जैसे ही H2 मॉलिक्यूल बनेगा हमें पता है कि H2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। जब दो हाइड्रोजन एटम्स, एक ये हाइड्रोजन एटम एक ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, व्हेन दे विल अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, जब ये एक दूसरे की ओर आएंगे ना तो तभी हम समझेंगे कि ये दो आपस में मिक्स होंगे, इंटरमिक्स होंगे, या जिसे आप बताएंगे कि ये आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे ये H2 मॉलिक्यूल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है H2 मॉलिक्यूल बनने का, इसमें जो बॉन्डिंग आ रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग आ रही है और वो आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग।
तो ये जो मैं यहाँ पे आपको जैसे ही एक दूसरे दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो जब ये यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला हाइड्रोजन एटम, मेरे पेन को ध्यान रखिए आप, ये वाला हाइड्रोजन एटम आप कहेंगे तो यहाँ से आप आएंगे, इस वाले हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ से आएंगे, तो ये जो रीजन आ रहा है ये दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। तो दिस कॉमन रीजन is said to be a overlapped region between the two hydrogen atoms, you can say, okay? तो इसी चीज को हम कहेंगे overlapping, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेटा ध्यान करना है, जो मैं H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, तो व्हेन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कम क्लोज टू ईच अदर, न्यू फोर्सेस come into play and you can say new forces starts generating there, नई फोर्सेस वहां पर शुरू हो जाती है जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। दीज आर, ये क्या क्या है, मैंने यहाँ पर नंबर रख दिया है कि कौन कौन सी फोर्सेज में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बेटा फोर्स ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन, ये किसके बीच बनेगी, जो नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। सपोज करें आप कि ये न्यूक्लियस, एन मींस न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। आप समझ गए, अपनी कॉपी पे बेटा नोट कर लो। वन काइंड ऑफ attractive interaction between the two hydrogen atoms may be between the nucleus of one atom and the electron of another। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, अट्रैक्शन बनेगी, एक किस्म की अट्रैक्शन ये हो सकती है। चलिए ठीक है, दूसरी अट्रैक्शन इनमें ये भी बन सकती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing between the nucleus of second hydrogen and electron of first। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एटम से, फर्स्ट एटम से आपका अब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और सेकंड एटम से जो है वो आपका न्यूक्लियस आ रहा है, या जिसको मैंने लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एटम, ठीक है, यानी अदर एटम जिसको आपने बताया, अदर एटम सेकंड एटम से न्यूक्लियस आए और इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट वन से, ठीक है। तो यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स बन सकती है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो सकती है। तीसरी चौथी फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस बताएंगे, दो किस्म की। यहां पर आप बताओगे कि ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो सकती है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, जो कि हम एग्जांपल लिए हैं हाइड्रोजन एटम्स की। या फिर बेटा फोर्स वन आप बताओगे सर फोर्स ऑफ रिपल्शन बन सकती है, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। दो न्यूक्लियस के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, दो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है। मींस यहाँ पे चांसेस होते हैं, अगर दो एटम्स में से एक का न्यूक्लियस और एक का इलेक्ट्रॉन आपस में अप्रोच करे तो भी अट्रैक्शन बनेगी। अगर यहाँ पे एक एटम से इलेक्ट्रॉन, दूसरे से फिर न्यूक्लियस, तो वहाँ भी अट्रैक्शन बनेगी। अगर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस पास आते हैं तो रिपल्शन बनती है, और अगर दोनों एटम्स से जो है इलेक्ट्रॉन सामने आए तो भी रिपल्शन बनती है। अब देखिए बेटा आगे का सीन क्या होता है वो जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। You should have to keep the point in mind that as the atoms are coming close to each other, जैसे जैसे ये एटम्स जो हैं बेटा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, they start इंट्रैक्टिंग का मतलब है, इंट्रैक्शन का मतलब है, जैसे मैंने ऊपर बताया, चाहे वो अब ये अट्रैक्शन बन रही हो या फिर वो रिपल्शन बन रही हो, ये सिचुएशन पे आप डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे को क्लोज आना शुरू करेंगे, ये आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दिस सिस्टम स्टार्ट्स लूजिंग एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही एक दूसरे को क्लोज आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो लूज होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में बेटा क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन आर सपोज्ड टू एक्सीड। यहाँ पर इस समय माना जाएगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस की थी वो किस तरह से बन सकती हैं, वो यहाँ पे मानी जा सकती हैं कि वो एक्सीड हो सकती हैं, ठीक है, वो एक्सीड हो सकती है, वो बढ़ सकती हैं देन द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन।
वो रिपल्शन वाली फोर्स से ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अट्रैक्टिव वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड की अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन कब बेटा? बेसिकली जब ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे। लेकिन बट एट अ सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मींस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये दोनों एटम जब आपस में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि दोनों जो है वो बराबर बराबर डिस्टेंस एक्वायर किए हुए होंगे, ठीक है, इक्वालिटी किए हुए होंगे डिस्टेंस, जो उनके सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस जो रहेगा उनके बीच में। बट एट सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस व्हाट हैपेंस बेटा, द फोर्स ऑफ रिपल्शन आर जस्ट बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड the energy of the system becomes minimum again, ठीक है। तो मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे कि क्या हो जाएगा, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी रिपल्शन वाली फोर्सेस से, तो एक स्टेज आ जाएगा इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बैलेंस बन जाएगा अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली फोर्सेस में, ठीक है। तो इस समय पे हम बताएंगे कि जो एनर्जी सिस्टम की होगी वो मिनिमम पहुंच जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि जितनी एनर्जी किसी चीज की कम होती है तो उतना उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन दिस सिचुएशन जब इस तरह से ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से बैलेंस कर जाएंगे बेटा, तो दिस विल बी द सिचुएशन इन विच वी विल in which we can say that the two hydrogen atoms are said to be bonded with each other। यहीं पे आप मान सकते हो कि इस सिचुएशन पे दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनेगा ये बना देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान करना है आपने। सपोज करो बेटा, मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर ये एक हाइड्रोजन एटम था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम था, हमने कहा इनको आपस में क्लोज आना है। जैसे ही आपस में क्लोज आ गए, इंटरेक्शन शुरू हो गई, तो अब एक सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जाके इन्होंने एक डिस्टेंस यहाँ पे एक्वायर कर दिया है जहां पर अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो बराबर हो जाती है। अब मैं कंडीशन और बता रहा हूं कि सपोज करो कि अगर ये इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से और कैंसल आउट करके अगर ये फर्दर और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो तब उल्टा हो सकता है, तब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बढ़ सकती हैं देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तब वो रिपल्सिव वाली फोर्सेस जो है वो ज्यादा हो सकती है अट्रैक्शन वाली फोर्स से। उल्टा हो जाएगा प्रोसेस बेटा, ठीक है। forces of repulsion then exceeds the forces of attraction and the energy of system। बोलो क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछे तो तब बेटा जो एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी, एनर्जी जो सिस्टम की होगी, देन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तब आप बताएंगे कि सर मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ये एक दूसरे को और ज्यादा से ज्यादा क्लोज करेंगे ना तो ये ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, मतलब रिपल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर hence we can say here in conclusion that the minimum energy which the atoms are said to be held together, जिसको मैंने यहां लिखा है बॉन्ड एनर्जी, ये भी आप यहां नोट करेंगे कॉपी पे आप। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी with which the atoms are held together is called bond energy। अब उस मिनिमम एनर्जी के साथ जो ये दोनों एटम्स, जैसे यहां एग्जांपल में हम दो हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, वो बॉन्ड होंगे, उस मिनिमम एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से एक और टर्म यहां पर आपने जाननी है बेटा, उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ का मतलब कि अब जब दोनों एटम्स यहां पर एक दूसरे को अप्रोच किए, वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो उनके बीच रहा उसकी लेंथ क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड व्हाट यू से बॉन्ड लेंथ, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहां पर ऑब्जर्व्ड है बेटा, हम फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी ऑब्जर्व की गई है? 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ये याद रखनी है आपने, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2 इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में कितने? 436 किलो जूल पर मोल। और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड डिस्टेंस जो है, ये कितनी है? बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ H2 दैट मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑफ 74 पिकोमीटर। इसकी 74 पिकोमीटर जो है बॉन्ड की लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस आप बताएंगे वो है, ठीक है बेटा।
तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपने। उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो टर्म होगी, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग सो फार एज द टॉपिक इज कंसर्न। जहां तक अभी आपने समझा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, तो ये ओवरलैपिंग पे बेटा बेस्ड है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप बताएंगे सर ओवरलैपिंग होती क्या है, जरा ओवरलैपिंग बताइए। ओवरलैप का मतलब है कमिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू ईच अदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक दूसरे की ओर आना, ओके, एंड शेयरिंग अ रीजन कॉमन, और एक रीजन कॉमन शेयर करना दोनों के लिए इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एटम था प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, अब जब ये आपस में क्लोज आ गए हैं तो ये कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे ओवरलैपिंग। देखिए जब इस वाले एटम की बात कर रहा हूं तो यहां से आ रहा हूं, इस वाले एटम की बात कर रहा हूं तो यहां से जा रहा हूं, भाई ये वाला रीजन जो है दोनों के लिए क्या पड़ रहा है, कॉमन पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवरलैप्ड रीजन। क्या बोलेंगे इस रीजन को, हम इसको बोलेंगे ओवरलैप्ड रीजन, और फिर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर ये किस किस्म की ओवरलैपिंग है वो हम पहचानेंगे। ओवरलैपिंग के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं सिग्मा और पाई, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप हुआ है। ठीक है, ये हम बाद में समझाएंगे किस तरह से सिग्मा बॉन्ड है, नीचे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखेंगे यहाँ पर बेटा कि इस तरह से जो है ये ओवरलैपिंग मानी जाती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की क्लोज आते हैं और एक कॉमन रीजन आपस में शेयर करते हैं, तो उसको हम ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं और प्रोसेस को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग में भी पॉजिटिव हो सकती है ओवरलैपिंग, बेटा याद रखना है, ओवरलैपिंग नेगेटिव हो सकती है, ओवरलैपिंग जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स, कि जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से ओवरलैपिंग किए हैं, उस बेसिस पे ये तीन किस्म का ओवरलैप है, याद रखना है आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर आपको कोई बताए कि ओवरलैपिंग पॉजिटिव हो सकती है, यस, ओवरलैपिंग नेगेटिव हो सकती है, यस, ओवरलैपिंग जीरो हो सकती है, तीनों कंडीशंस में आप बताओगे यस यस यस। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉजिटिव ओवरलैप दिखा रहा हूँ बेटा। आपको पता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने आपको पढ़ाया था, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में मैंने आपको बताया था कि जो ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं डंबल शेप होते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा मैंने कुछ इस तरह से ये ऑर्बिटल बताई है, एक पी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे खींचा है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये वाला रीजन आ रहा है ना, जहां पर मैंने ये थोड़ा सा देखो इस तरह से ये डॉटेड लाइंस ली हुई है, तो ये बेटा क्या है यहाँ पर ओवरलैपिंग, यहीं पे यही रीजन कॉमन आ रहा है दोनों ऑर्बिटल्स के लिए। अब दूसरी चीज कि देखो बेटा इस वाले ऑर्बिटल का ये क्या होता है, ये आपने याद रखना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एंड होता है, या एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड होता है ऑर्बिटल्स का। तो देखिए पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब अगर इस ऑर्बिटल की तरफ से भी पॉजिटिव एंड आ रहा है और इस वाले ऑर्बिटल से भी पॉजिटिव एंड ही आ रहा है ओवरलैपिंग के लिए, तो तब आप इसको पॉजिटिव ओवरलैप बुलाओगे। और अगर इस ऑर्बिटल से उल्टा देखो, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग के लिए एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव एंड आ रहा है दूसरे ऑर्बिटल से नेगेटिव एंड आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप बताओगे कि सर ये नेगेटिव ओवरलैप कहलाता है। याद रखो कि ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव हुआ करते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं एंड्स तो फिर उसको आप नेगेटिव ओवरलैप बोलोगे। जीरो ओवरलैप देखिए बेटा क्या है, जीरो ओवरलैप के लिए आप बताइए, देखिए जैसे मैंने एक जैसे वाई एक्सिस में मैंने एक पी ऑर्बिटल लिया हुआ है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं पी ऑर्बिटल्स, तो इसके साथ मैंने एस ऑर्बिटल यहाँ से लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप बताएंगे सर देखिए यहाँ इस जगह पे ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन कौन सा रीजन ये कॉमन है इनके लिए, नहीं ना, खाली ये एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन कोई ऐसा रीजन ये आपस में शेयर नहीं करते। तो यहाँ पर बताएंगे आप सर ये जीरो ओवरलैप, क्या है, जीरो ओवरलैप है। व्हाई, एज देयर सीम्स नो कॉमन रीजन बिटवीन दीज p and s orbitals, okay, so this type of overlapping is called zero overlap or zero overlapping। होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बेटा, ओवरलैपिंग के बेसिस पे कि किस किस्म की ओवरलैपिंग है बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, और खास करके ध्यान रहे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की यहाँ पे बात हो रही है स्पेशली। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओवरलैपिंग दो तरह की है जी। जरा बेटा यहाँ ध्यान देना, कॉपी पे जब आप लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं कॉपी पे, आप नोट्स भी बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं यहाँ से। देखिए सिग्मा बॉन्ड, आप बताएंगे सर आप बता रहे हो कि एस और पी ऑर्बिटल्स के बेसिस पे ओवरलैपिंग दो तरह की, तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या बोलते हो।
हाँ 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 हाँ, सिग्मा बॉन्ड, ये भी हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, या आप बोलोगे सिग्मा ओवरलैपिंग, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप इसके लिए नाम दे सकते हो, अगर ओवरलैपिंग के हिसाब से नाम चाहिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो हेड ऑन ओवरलैप, या फिर बोल सकते हो, ये भी समझ में नहीं आए तो एंड टू एंड ओवरलैप, जहां पर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एंड्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो एक ओवरलैपिंग ये होती है। दूसरी होती है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, यस, मतलब कि साइड वाइज ओवरलैप जाऊं। पाई बॉन्ड समझ में ना आए तो फटाफट से याद रखना कि जहां पर एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप के बजाय कौन सी वाली ओवरलैपिंग हो रही हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही हो। ठीक है, तो अब हम दोनों को समझते हैं बेटा वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड, या जिसको अभी आपको मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड का दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड, ये तो बॉन्ड का नाम है भाई, वहां पर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या क्या बोलोगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या एक और नाम बताता हूं इसका, एक्सियल ओवरलैपिंग भी इसको बोलते हैं, AXIL, एक्सियल ओवरलैपिंग भी बेटा इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप देखिए किस किस तरह के होते हैं जिनसे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन रखिए बेटा। ये सिग्मा बॉन्ड कितने तरीकों से, हेड ऑन ओवरलैपिंग कितने कितने तरीकों से हो सकती है, देखिए जरा। मैंने ये ए सिग्मा बॉन्ड लिखा था, अब मैं इसकी सब टाइप आगे A1 करके बता रहा हूँ। SS ओवरलैप, एक मतलब अगर एक तरफ से S ऑर्बिटल आ रहा है, दूसरी तरफ से भी S ऑर्बिटल ही आ रहा है ओवरलैपिंग के लिए, तो अब इनका ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, अभी ये एक एटम आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रीजन कॉमन आ रहा है इनके लिए, तो हम इसको बोलेंगे कि यही रीजन है ओवरलैप्ड रीजन, और प्रोसेस का नाम ओवरलैपिंग है। लेकिन साथ में तुम ये भी ध्यान रखोगे कि इस तरह की ओवरलैपिंग से सर जो बॉन्ड बना है उसका नाम बताइए, ये है हेड ऑन। हेड का मतलब हो गया बेटा हेड्स एंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है, तो एक्सियल ओवरलैप भी बोलोगे, तो इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, लिख दिया। दूसरा तरीका है A2, मैंने लिख दिया, इस सिग्मा बॉन्ड का सेकंड वे लिख दिया, किस तरह से बन सकता है, एक ऑर्बिटल अगर S हो दूसरा P हो, SP ओवरलैप से भी आपका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है बेटा, SP ओवरलैप से। तो देखिए यहाँ पे S ऑर्बिटल ये है, हो गया आपका, ये P ऑर्बिटल आपका P ऑर्बिटल जो है ये डायरेक्शनल होते हैं, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने ध्यान करना है बेटा कि पी एक्स अगर ऑर्बिटल एटॉमिक पी ऑर्बिटल आ रहा है ओवरलैपिंग के लिए, और यहाँ से एक एस ऑर्बिटल आ रहा है, तो इस तरह से ये एंड्स इनके, इस पी ऑर्बिटल का एंड और इस पी ऑर्बिटल का एंड यहाँ पर देखिए किस तरह से ओवरलैप कर रहा है, तो आप ये एस पी ओवरलैप कहलाएगा, और जिसमें आप नेचर बता के आप बताएंगे सर ये पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी एक्स एस ऑर्बिटल ओवरलैप, पी एक्स एस ओवरलैप है ये। इसी तरह से अगर सपोज करो बेटा पी वाई ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, तो पी वाई में आप क्या बताएंगे फटाफट से, आप बताएंगे सर पी वाई यहाँ इस तरह से होता है, और ये एस ऑर्बिटल आ गया, तो पी वाई एस ऑर्बिटल ओवरलैप ये है। इसी तरह से अगर ये जेड ऑर्बिटल के बीच हो गया, तो आप बताओगे पी जेड ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप बताओ ये कौन सा था बेटा, एस ओवरलैप पहला टाइप थी, सेकंड एसपी ओवरलैप, तीसरी टाइप है बेटा A3 पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप का मतलब हो गया कि अगर दोनों पार्टिसिपेटिंग ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो है वो पी हैं, समझ आ रही बात, जैसे मान लीजिए ये पी, अब फिर नेचर यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगी कि ये वो एक्स वाला है या वाई वाला है या जेड वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम इस तरह से रखते हैं, आपको पता है ये प्लेन हो गया एक्स, ठीक है बेटा, ये वाला हो गया वाई और ये वाला हो गया जेड, तो देखिए ये वाला है इसका तो कौन सा है, ये वाई वाला है ना, तो आप बताएंगे इसको सर पी वाई, मतलब कि देखिए मैं थोड़ा इस तरह से दिखाता हूँ, अगर ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, साइड से ये दूसरा पी वाई ऑर्बिटल आके इसके साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, इस तरह से रीजन शेयर करते हैं, तो इसी को तो आप बोलोगे कि पाई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, जैसे अगर आपको फिर से भी समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप ऐसा कर लो, अगर आपके हाथ में एक पेन है, दूसरा एक और पेन रख दो, इन दोनों पेन्स को आप ऐसे साथ में लाओ, ऐसे इनको भी जब तक नहीं आपस में टच करेंगे, तो जैसे ही आपस में टच करेंगे तो ये किस तरह से आपस में जो है यहाँ पे आप बताएंगे कि कंबाइन हो रहे हैं, साइड से ये आपस में आके स्ट्राइक हो रहे हैं, तो उसी को आप बोलोगे कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल भी जब आपस में इस तरह से एक दूसरे के क्लोज आते हैं बेटा, एक दूसरे से अप्रोच करते हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग करते हैं, इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, चाहे फिर ये पी वाई ऑर्बिटल हो, या पी जेड ऑर्बिटल हो, या फिर पी एक्स ऑर्बिटल हो। ठीक है, चाहे फिर ये इस तरह से आप बता दो। ठीक है, समझ आ रही बात आपको, इस तरह से बता दो, या फिर आप
इस तरह से बता दो या फिर आप इस तरह से बता दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि कौन सा बॉन्ड जिस स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दोनों किस्म के बॉन्ड्स बता दिए, एक मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड भी बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको पाई बॉन्ड लेकिन नहीं बताया। यस, अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी आप बताएंगे बेटा सिग्मा पाई मैंने लिस्ट तो किया था ऊपर, लेकिन पाई बॉन्ड में आपको बताया नहीं हो अभी। तो पाई बॉन्ड में आप क्या याद रखेंगे, पाई बॉन्ड या जिसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं हम, वो बेटा आप यहाँ पर याद रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये तो हम बोल रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। ये जो तीसरा मैंने लिखा है ना A3, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये तीसरी काइंड जो मैंने बताई है यहाँ पे एक्चुअली मैं सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग बता रहा था आपको, तो ये PP ओवरलैप आप लिखेंगे उसमें ज़रूर A3 टाइप, लेकिन यहाँ पे आप ये वाली इंप्रेशंस नहीं लिखेंगे, ये वाली डायग्राम्स उसके लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड में होती, ये हम पाई बॉन्ड में बताएंगे। अभी जो मैं पाई बॉन्ड बताऊंगा मैंने वो लिखना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, तो आप मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। दूसरा जो आप सिग्मा बॉन्ड के बाद आपका है ना बेटा बी पार्ट, जो मैंने ऊपर लिखा था पाई बॉन्ड, ठीक है, या जिसको आपने लिखा था साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो उसके लिए आपने ये वाला ऐड कर देना है, तो वो हम करेंगे। लेकिन PP ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या लिखना होगा आपको, वहां पर क्या डायग्राम डालनी है, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर तीसरी टाइप में PP ओवरलैप जो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ओवरलैप के लिए, हेड ऑन ओवरलैप के लिए जो आपने लिखना है, उसके लिए ये वाले ऑर्बिटल जो मैं बताऊंगा वो लिखने। यानी आपने मान लीजिए P ऑर्बिटल ऐसे ले लिया, PX ऑर्बिटल एक, दूसरा PX ऑर्बिटल जब इस तरह से आएगा तो बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड थोड़ी बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यानी P ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है हेड ऑन ओवरलैप से। देखिए यहाँ पर तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर तो ये आके इनके एंड्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले रीजन शेयर कर रहे हैं कॉमन में ये, लेकिन एंड्स इनके ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप इसको सिग्मा बॉन्ड बताओगे, ठीक है। तो ये भी PX ऑर्बिटल है, ये भी आपका PX ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या हो सकता है आपका बेटा, कौन सा बना सकता है ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यानी हेड ऑन ओवरलैप। अब देखिए इसके बाद अब आप लिख लीजिए बेटा वो सेकंड वन, इसी तरह से अब आप बी पार्ट लिख लीजिए कि पाई बॉन्ड, या फिर जिसको आपने लिखा था और साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहां पर आप लिख लीजिए कि ये वो बॉन्ड होता है विच इज फाउंड बाय द यू कैन से दिस, इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में क्या होता है बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैप का मतलब हो गया कि जैसे मैंने अभी पेन्स की एग्जांपल भी बताई थी आपको, और जो ये इस तरह से यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल्स भी दिखाए हैं, ठीक है, ये आके हेड ऑन नहीं मिलेंगे बल्कि साइड से आकर ये स्ट्राइक करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड हम यहाँ पर बोलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये पी वाई ऑर्बिटल, अगर ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल में आपका इस तरह से पी वाई अगर आ गया तो पी वाई ऑर्बिटल, और अगर इस तरह से आ गया ये पी जेड ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज तरीके से जो है ओवरलैप कर सकता है। अब देखिए मैंने बताया था ओवरलैपिंग के बेसिस पे जी हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो दो हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड है बेटा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर आपको बताए कोई सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो आप बताएंगे द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द हेड ऑन ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और व्हाट इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको दिख रही। लेकिन ये जो डायग्राम्स है ना पी ओवरलैप के लिए जो यहाँ पर थर्ड टाइप है ना इसकी सिग्मा बॉन्ड की या एक्सियल ओवरलैपिंग की बेटा, उसके लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी पीएक्स की ओवरलैपिंग हेड ऑन, वो डालेंगे आप। लेकिन जो ये एग्जांपल्स जो है ना इनके लिए आपको हेडिंग अलग से लिखनी है, इसके लिए आपने लिखना है पाई बॉन्ड या लिखना है साइड वाइज ओवरलैपिंग, फिर ये एग्जांपल्स ये डायग्राम्स डालनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना यहाँ पर। तो अब आगे आप करोगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा, पाई बॉन्ड हमने पढ़ा, इनमें से बताइए जी कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो मैंने ये चीज़ पहले ही स्टार्टिंग में बताई थी आपको, ओवरलैपिंग जैसे ही बताया था मैंने, वहीं पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको ऊपर कि ग्रेटर द स्ट्रेंथ ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स के बीच में उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो वो अगर हम बेटा सिग्मा पाई में देखेंगे सिग्मा की, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग आती है वो ज़्यादा आती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दिखती है हमको सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा एज कम्पेयर टू द पाई।
ठीक है, क्योंकि वहाँ हेड ऑन ओवरलैप होता है, वहाँ पर ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर तो हमें साइड से ही थोड़ा सा रीजन कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है पाई वाले बॉन्ड में। तो ये वीकर बॉन्ड होता है, और सिग्मा वाले में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग बेटा ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। चाहे फिर वो एस के बीच में बने, एस ऑर्बिटल में बने, या फिर एस और पी ऑर्बिटल में बने, या फिर पी और पी ऑर्बिटल में बने, वो डिपेंड सिचुएशन पे करता है। लेकिन ओवरऑल आपने याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। दूसरा, एज पर न्यू नॉमेनक्लेचर आपने बेटा याद रखना। देखिए हम आप एक्चुअल में यहाँ पर इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम जो कोऑर्डिनेट्स सिस्टम हम लिया करते थे, इस तरह से हम एक्स एक्सिस यहाँ पे हम वाई और यहाँ पर हम जो है जेड लिया करते थे। लेकिन अब न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के मुताबिक अगर आप देखा जाए तो यहाँ एक्स पे जो है वो जेड को लिया जाता है, ठीक है, जेड को। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो किसको लिया जाता है बेटा, y को ही लिया जाता है, और यहाँ पर x को लिया जा सकता है, ठीक है, या यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि जो x एक्सिस हुआ करती थी वो अब यहाँ पर क्या हुआ करती है बेटा, वो हुआ करती है z एक्सिस, इसलिए इसको z एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, z एक्सिस कहते हैं। इसको आप पी एक्स को आप यहीं पे लेंगे बेटा, किसको, नए वाले सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के मुताबिक एक्स को आप यहाँ ले लीजिए और वाई को आप यहाँ, जिसको वर्टिकली आप यहाँ एक्स को ले लीजिए और स्लाइटली टिल्टेड या इस तरह की स्लांटिंग पोजीशन में आप इसको वाई को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स की जगह जेड, तो जी एक्सिस तब हम इसको बोलते हैं। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। अब है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है थोड़ी सी मतलब एंड होने को हो रही है, तो कुछ और टॉपिक हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की इसमें ज़्यादा बात आ गई, किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है हमने सीखा ओवरलैपिंग की मदद से। तो अब है कोवैलेंट कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्रेजेंट, उन कंपाउंड्स कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब ये दिखने में क्या होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के फिजिकल स्टेट की, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, पेन उठाइए, आप लिखिए कि कोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स में बेटा एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, ये सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, ठीक है, लिक्विड्स में भी और गैस में भी, ठीक है। चलिए फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया। दूसरा बताओगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप क्या याद रखोगे, मैंने पहले बता दिया है कि जिस भी कंपाउंड की तुम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हो उसमें जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आती है। तो अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के साथ, तो आयनिक कंपाउंड्स में जो फोर्सेज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव की भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज वहां पर बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रांग है। तो उनके बरक्स में जो कोवैलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग है बेटा वो थोड़ी वीक बॉन्डिंग होती है उनके बरक्स में। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स है वो जनरली लो, उतने ज्यादा नहीं होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, ठीक है, समझा रही बात। तो ड्यू टू देयर रिलेटिवली जो होती है लेस बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, इस वजह से होता है। तीसरी है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब हो गया कि आप कोवैलेंट कंपाउंड है, फटाफट से सॉल्वेंट में डाल दीजिए, देखिए कि क्या ये डिसॉल्व होते हैं। जैसे सॉल्वेंट यूनिवर्सल हमारा होता है कौन सा, H2O, या फिर इसको हम पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं, याद रखना है आपने H2O को, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, पोलर सॉल्वेंट है। और फिर हमारे पास कुछ अदर सॉल्वेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया है, अल्कोहल हो गया, ये हो गया आपका CCl4 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि यहाँ पे आपने ध्यान करना है बेटा कि जैसे सपोज करो कि कोवैलेंट कंपाउंड को हम इस वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर पाया जाता है कि दीज कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ ही डिसॉल्व होते हैं, लेकिन वाटर के साथ ही इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों, मैंने यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल बताया था, बेसिक प्रिंसिपल बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक लाइक डिसॉल्व्स लाइक LDL, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि यहाँ पर दोनों के बीच में केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो वो केमिकल सिमिलरिटी वाटर के साथ इनकी नहीं रिजेंबल करती है, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, और अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वो पोलर नहीं है लेकिन पार्शियल पोलर है। पार्शियल का मतलब हो गया बहुत कम, पार्शियल उनमें आयनिक कैरेक्टर है, फुल फ्लैज पोलर कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर उनमें नहीं है। तो इस वजह से वो वाटर के साथ जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, वेयर एज वो कहीं ना कहीं ओवरऑल नॉन पोलर ही माने जाते हैं,
और फिर उनकी जो ये सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है वो माने जाते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेंजीन, ईथर वगैरह में वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर हम इन कंपाउंड से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या वो अलाउ करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स नेवर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कभी एक कंडक्ट अपने आप से अलाउ नहीं करते हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, चाहे वो किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो, नाइदर इन सॉलिड स्टेट नॉर इन एक्वस स्टेट। क्या लिखा आपने यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, आप लिखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स नेवर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नाइदर इन सॉलिड स्टेट नॉर इन एक्वस स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट में ये अपने आप से जो है इलेक्ट्रिक करंट या हीट को अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पर जो आयंस जो कैरियर होते हैं करंट या हीट के वो फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो वहां पे आपको फ्री मिलते हैं, यहाँ पर वो आपको फ्री नहीं मिलते हैं बेटा। ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड्स में फ्री हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्री नहीं होते हैं जो करंट को कैरी कर सके, इसलिए वो क्या होते हैं बेटा यहाँ पर नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताओगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। फिर आइसोमेरिज्म स्टीरियो भी होता है। स्टीरियो मतलब जहाँ पर पोजीशन जो है कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो सकती है एटम्स की, उस जो भी मॉलिक्यूल आपका होगा उसकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो सकती है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, जिसमें आपका फिर आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आता है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे, ये जो कंपाउंड्स हैं कोवैलेंट कंपाउंड जो हैं, दीज कंपाउंड शो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म में से स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है, सिस्टर्नस आइसोमेरिज्म, वो ये शो कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट होगा, डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर। तो ये दो किस्म के आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो जो है आयनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं होता है, बल्कि वो डिफर करता है। आप लिखेंगे कॉपी पे, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स डिफर टोटली फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के लास्टली डिस्कस किए, और जो मेन हमारा टॉपिक था बेटा वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी आपको हुई होगी कहीं किसी पॉइंट में, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक पीरियड में आप इस लेक्चर्स को देखा करो प्लीज़। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टू लास्ट देखिए आप वीडियोस को। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और अब लास्टली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, फटाफट से लाइक कर दीजिए ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।